ऐसे पौधे हैं जैसे ओक, निपेंथिस, ये कुछ पौधे जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को हम इसमें देखेंगे। और ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी बेस है और यही पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं निपेंथिस पौधा। क्या? निपेंथिस पौधा। निपेंथिस नामक एक पौधा है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह है निपेंथिस पौधा। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये किसका शिकार करता है? तो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। आपको बता दें, यही पॉइंट डिट्टो जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। और निपेंथिस पौधे को क्या कहते हैं? तो घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं बातें बता दूं। पौधों के लिए, पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। कुछ पौधे तो नाइट्रोजन जो है वायु से ले लेते हैं, जबकि कुछ पौधे मिट्टी से लेते हैं। और जो मिट्टी से लेने वाले पौधे, यानी जैसे जितने भी फलीदार पौधे हैं, वे सभी किससे लेते हैं? तो मिट्टी से लेते हैं। अगर मिट्टी में भी हम लोग देखेंगे, जो जड़ होती है फलीदार पौधों के, उसके जड़ में देखेंगे तो छोटे छोटे जो है गांठदार कुछ होते हैं, उसमें राइजोबियम पाया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं फलीदार वाले, वह नाइट्रोजनीकरण के लिए भूमि में उनमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम। और जो निपेंथिस का पौधा होता है, यह नाइट्रोजनीकरण के लिए जो है डायरेक्ट कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त करता है। आगे देखते हैं बरगद। क्या? बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जैसा कि यहाँ सब दिख रहे हैं। एक प्रश्न ऐसे ही डिट्टो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें टहनियों से निकलते हुए ज़मीन में जाती हैं? तो बरगद। और ये जो है जड़ें मजबूत खंभे की तरह एक पेड़ को सहारा देती हैं। अगला पौधा है रेगिस्तानी ओक। कौन सा? रेगिस्तानी ओक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पौधा है और इससे भी क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं क्योंकि रेगिस्तान में जल पाया नहीं जाता है, जिसके कारण पत्तियां कम होती हैं। अगर पत्तियां ज़्यादा होती तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते। इसलिए रेगिस्तान के पौधों में पत्तियां कम पाई जाती हैं। और रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक अंदर चली जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। कितना अच्छा पौधा है। जहाँ पर जो रेगिस्तान में पानी की कमी होने पर इस पौधे से जो है पानी निकाल के पिया जाता है। आगे जंगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार
जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी 25 साल से अगर जंगल में रहो तो वो जंगल का एरिया किसका हो जाएगा, जो रहेगा उसका हो जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने के लिए जंगल खत्म होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं कृषि। क्या? कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर। कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीटों का पालन करना, यह सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। आगे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीज। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं, आधे नहीं, तो इसका कारण होता है या तो बीज क्षतिग्रस्त होंगे या बीज में से टूट गए होंगे बीच में से, या बीज में कीड़े लग चुके होंगे। सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा कहाँ मिलता है? तो गुड़ में, आंवला में, पालक में और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। अब अगले पॉइंट देखते हैं, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं। जड़ किसका खाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, इन सभी का खाने वाला भाग क्या है? तो जड़ है।
तना खाने वाला भाग क्या है? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सभी के क्या खाते हैं? तो हम सभी तना खाते हैं। पत्ती किसका किसका खाते हैं? तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, इन सब के हम लोग क्या खाते हैं? तो पत्ती खाते हैं। बीज किसके किसके खाते हैं? तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान के हम लोग बीज खाते हैं। फूल किसके खाते हैं? तो सहजन, केला, कचनार, इन सभी के क्या खाते हैं हम लोग? तो फूल खाते हैं। फली में मटर, मटर के क्या खाते हैं? तो फली। आगे घास, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। आप सभी लोग बताइए कि जो जल होता है ये जमीन से पौधे के ऊपरी भाग तक किस कारण जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये केशकत्व के कारण जाता है। किसके? केशकत्व। जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टन जमीन बोलते हैं। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सारे पॉइंट। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जंगल को क्या कहा जाता है? तो तोरांग। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय कृषि होती है। स्थानीय कृषि करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेते हैं और फसल कम होती है। आगे देखते हैं क्रोटोन पौधे। कौन सा? क्रोटोन पौधे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। इसलिए जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। आप सभी लोग बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैविक है, यानी जैविक कृषि पर आधारित है? तो कौन सा राज्य है? असम।
जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। पालन, और धीरे धीरे पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये सीटेट के लिए जितने लाइन लिखे गए हैं इसी लाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव के इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो मधुमक्खी से जो ग्राम पूछा जाता है, मुजफ्फरपुर का बोचाहा ग्राम पूछा जाता है, जो कहाँ है, बिहार में स्थित है। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। ये सारे पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सारे पॉइंट सीटेट में पूछे जाते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिसे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर रस है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। एक तो यही प्रश्न पूछा जाता है किस चीज़ का घोल डाला जाता है, तो चीनी का। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल के कारण ही मधुमक्खी अगर चोक देती है, डंक मार देती है, तो वह जो है जलन सा होता है। इग्लू, अभी हाल ही में जो जुलाई में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे और यही पॉइंट पूछे ही जाते हैं। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहते हैं। तो किस जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, तो एस्किमो प्रजाति द्वारा। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेश में। आगे देखते हैं चांगथांग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। पठार क्या होता है, तो पर्वत से छोटा जो पहाड़ी होती है और पहाड़ी से छोटा जो ऊंचाई में पठार होते हैं। यह पठार 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है,
जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी कुल आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो रैबो। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो यही लद्दाख में। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया रहता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर इन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला है पश्मीना शाल। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। पश्मीना शाल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंडे में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे, टाइम भी याद रखना, लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है और एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक पश्मीना शाल कितने स्वेटर बराबर गर्मी देती है, तो 6। आगे ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। फिर एक नया तरीका निकाला जो बाद में लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु। फिर उभरे हुए बिंदु पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जो 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई बार प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े
इकट्ठे किए। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में पाए आते हैं। जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। आगे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलबिरूनी। कौन? अलबिरूनी। जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं यही पॉइंट से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अगर बोरिंग लगे तो भी आराम से एक बार पढ़ लीजिए ताकि जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। इसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पूछा जाता है। और पिछले जुलाई में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि जो है अलबरूनी कहाँ का निवासी था, तो उज्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आगे हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं और माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत में स्थित है। आगे कर्दम मल्लेश्वरी। वेरी वेरी इनका भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो कर्दम मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की। और ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चमकता सितारा।
सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को की असाधारण कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावों को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक भाषा समाज, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ों जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। आगे सुनीता विलियम्स, इनकी तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला बन गई हैं। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, इन्होंने बताया कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे और एक जगह बैठने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे और एक जगह बैठने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। स्पेस में पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। जब चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल जो है पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा कैसे होते थे, ऐसे खड़े रहे होते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। आगे देखते हैं परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है,
ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। संघ, क्या? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। आगे, कुआं या बावड़ी। सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जल भंडारण के संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं सूखने के प्रमुख कारण। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। आगे, घड़सी सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह कुल 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। आगे, गैस, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। CO गैस को दमघोटू गैस कहते हैं। CFC गैस ओजोन क्षरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, LPG, मोम, कोलतार, ग्रीस बनाए जाते हैं। आगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं।
कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चला जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था, पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया था। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य तांबे और टिन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। मिड डे मील। क्या? मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। उस समय 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। आगे दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, यानी पीने योग्य वाटर जो है 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चट्टानों, चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। आगे मृत सागर। जैसे यहाँ पे व्यक्ति जो तैर रहा है, ऐसे चाहे जो भी व्यक्ति चला जाए, ऐसे पूरा उसमें तैरता है, डूबता नहीं है। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, लेट के जो है पढ़ रहा है। आगे देखते हैं मलेरिया। रोनाल्डो रेस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये कहाँ के थे? तो भारतीय मूल के
निवासी थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आगे एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। आगे उद्हुयु, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधुयु कहते हैं। गुजराती में उधुयु का मतलब होता है उल्टा। उधुयु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। आगे लिंगहु फेन। क्या है? लिंगहु फेन। लिंगहु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। आगे देखते हैं खाने की चीज़ों को जो जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम उसको उबाल के रखते हैं। हरी धनिया है, उसको खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। के बारे में अब पहला राज्य हम लोग देखने जा रहे हैं असम। और ये जो पॉइंट है यही डिट्टो पॉइंट आपको एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए चलते हैं और इसको विश्वास के साथ एक बार, हो सकता है बोरिंग तो ऐसे नहीं लगने दूंगा, हो सकता थोड़ा बहुत कहीं पे लगेगा, लेकिन उस चीज़ को बोरिंग को इग्नोर करके इसको लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आपको जो है सीटेट में जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। अब देखते हैं असम। असम के घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे घर जो है 10-12 फीट ऊंचे होते हैं, तो असम में। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। यहाँ इतनी बारिश होती है कि जो है इसीलिए घर ऊपर बनाए जाते हैं बांस पर। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बांस को गरीबों का टिम्बर कहाँ कहा जाता है, तो असम में। आगे देखते हैं बिहू। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर जो होते हैं घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे, उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है।
चेवा चावल यानी पका चावल। यहाँ पर औरतें इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो क्या है, तो भात सुक्तो चावल और रसे वाले सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। अगला स्टेट है केरल। केरल में यही प्रश्न पूछा जाता है कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। वल्लम क्या है, तो वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। यही प्रश्न पूछा जाता है। चाचा को चिटटपन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ये भी पॉइंट देखने को मिलते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेरी नाव का। केरल को मसालों का बगीचा कहा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। और आगे देखते हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना यही चालाकी होती है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश हैं। आबू धाबी, अब देखते हैं आबू धाबी। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। क्या है, दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। अगला देखते हैं लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की घर जो है पत्थर के होते हैं लेकिन जो है छत और फर्श लकड़ी की होती हैं, तो लद्दाख के। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बना है कि कहाँ पे जो है लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, तो असम में भी किया जाता है और लद्दाख में भी किया जाता है। मोटे पेड़ के तना छत को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्लोर में किसको रखा जाता है, जानवरों को। और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। गर्मी के मौसम में
यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम। हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वेलकम, वहाँ लिखा जाता है जुले जुले। ट्राली, लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्कीटो पुल लद्दाख का एक गांव है। आगे राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। यहाँ पे तो बंदर से बचने के लिए कटीली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला एक गांव जो 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। बिश्नोई समाज तो ऐसे हैं, अगर जानवर की माँ मर गई तो खुद ही अपने स्तन का दूध पिलाते हैं। और बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण के प्रति बहुत ही सहिष्णु हैं। इनके लिए सलाम है। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी एक गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। खिजड़ली गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। आगे विहार, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। विहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। आगे श्रीनगर, क्या श्रीनगर।
श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार के खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहते हैं। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। आगे मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। आगे आंध्र प्रदेश। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। इस एक जो लाइन लिखी गई है वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये पहले जो है पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन जब से तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना में चली गई। तो पोचमपल्ली से जो प्रश्न पूछते हैं वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, आंध्र प्रदेश नहीं लगाना है बल्कि तेलंगाना लगाना है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कचनार के फूलों को सब्जी कहाँ बनती है? तो उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में
कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आगे, मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर घास या सोलापुर कहाँ है, तो मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। आगे, मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेतों की लॉटरी निकाली जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, खेतों की लॉटरी कहाँ निकाली जाती है? जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। आगे, कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ कहाँ है, तो होलगुड़ी गांव में है। डाटा बुक, यानी इसको विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN या IUCNNR के नाम से जाना जाता था। विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। IUCN का पूरा नाम क्या है, ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेडेंट जाति का नाम दिया गया है। IUCN के 3 वर्ग होते हैं, एक संकटापन्न, एक सुभद्य, एक दुर्लभ। प्रजातियां थ्रेडेंट जातियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं एनिमल यानी जानवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक लाइन है, किसी भी लाइन को आप सभी को छोड़ना नहीं है। इस लाइन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जानवर, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे जिराफ पर जो निशान पाए जाते हैं, चित्ती चित्ता जो लाइन धारी बनी होती है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो किस कारण होती है, तो बालों के रंग के कारण होती हैं, ना कि चमड़े के रंग के कारण। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो रात में
जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो सफ़ेद और काली। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हम लोग कहते हैं आओ इधर, पानी लाओ, ये छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, लेकिन वो सब की एक ही भाषा होती है, इसका मतलब कुछ कोई पूर्ण रूप से भाषा हो जाती है कि कोई जानवर आ रहा, भाग निकलो। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में उनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों यानी मेलिकस, मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। अब कुछ जानवर को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सलाथ। सलाथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों के से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सलाथ कितने घंटा सोता है? तो 17 घंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और कितने जीवन में कितने पेड़ों पर रहता है? तो 8 ही पेड़ों पर रहता है। और जिस पेड़ों पर रहता है वह जो है उसी के पत्ते खाता है और एक सप्ताह में केवल एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। आगे बाघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। बाघ बता दे, हर एक लाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है जिससे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक जाता है? ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो 3 किलोमीटर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ सुनने, आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। हाथी, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कितने घंटे हाथी सोती है? तो 2 से 4। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। एक भी प्रश्न पूछा जाता है कि झुंड में कितने हथनी
और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। आगे लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। गिलहरी, ये सभी जो पॉइंट लिखे गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, इसीलिए हमेशा काटते रहते हैं। जब छोटे बच्चे के 2 दांत आगे वाले निकले होते हैं तो भी बड़े अच्छे लगते हैं, क्यूट से। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत को पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। सांप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने तरह के सांप पाए जाते हैं जहरीले? तो 4। ये नाम भी याद करना है, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन से दांतों से जहर जो है मनुष्य के अंदर जाता है? तो सांप के 2 खोखले दांत। और दवाई कौन से प्रयोग की जाती है? तो सीरम। किससे बनाई जाती है? तो इन्हीं के जहर से। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आगे कुत्ता। कुत्तों की गलियों में वो अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाकों में बाहर का कुत्ता आया था। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पत्तों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय शरीर पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं।
आगे मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाते हैं। आगे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर की दूरी से ही पहचान लेता है। यही पॉइंट पूछा जाता है कि कौन सा कीड़ा जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है, तो रेशम का कीड़ा। एक गाना है ना सनी देओल का, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा तो दुनिया में चाहे जहाँ भी रहेगी। वही कारण है इसका, रेशम का कीड़ा। चूहा। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन। ये भी सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। IUCN क्या है? IUCN इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पौधों में पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि आजकल फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। UNEP फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। अर्थ समिट 1992 यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम के वर्ष सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डे। वन्यजीव संरक्षण दिवस यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व आर्द्र दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे 2 फरवरी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई। जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस, एक दिवस तो जरूर पूछे जाएंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे 26 नवंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। यहाँ से भी एक नंबर फिक्स रहते हैं। कृषि एपीकल्चर क्या है तो मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, उद्यान कृषि उद्यानिकी यानी फूलों की खेती जो है बागवानी से संबंधित, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्रूटिकल्चर फलों की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, मोरीकल्चर मलबरी की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों का विकास व प्रबंधन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है, मैरिनिकल्चर समुद्र में जीवों का भोजन हेतु कृषि करना, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इधर वाले, एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि। अब देखते हैं मानव रोग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर देखने को मिलते हैं। क्षय रोग किस कारण होता है तो जीवाणुओं द्वारा, खसरा वायरस द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस द्वारा, पोलियो वायरस द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट्स की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व का 2.3% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित हैं। भारत में प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र, एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इंडो बर्मा का क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड। आगे देखते हैं नृत्य, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% श्योर है। घूमर कहाँ का नृत्य है तो राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का, लावणी महाराष्ट्र का, चोंग नृत्य कहाँ का है तो नागालैंड, ओडिसी ओडिशा का, बिहू असम, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, कथकली केरल, छऊ कहाँ का नृत्य है तो झारखंड, गढ़वाली उत्तराखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान गान कर्नाटक, गरबा गुजरात। अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% श्योर है। भारत का राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। और ध्वज की चौड़ाई लंबाई कितनी होती है तो 2:3 होती है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं।
यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग को दर्शाता है, त्याग और बलिदान को। सफ़ेद रंग सत्य और शांति को और पवित्रता को तथा हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गान रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर द्वारा रचा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। संपूर्ण गीत गाने को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड लगना चाहिए या लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पशु। अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय पक्षी। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्या है? नीलम्बियन न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगलेसिस होता है। राष्ट्रीय लिपि। भारत का राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। भारत का राष्ट्रीय नदी। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म और ग्रंथों में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर
गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु इस हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 98 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्टिविट पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इस नदी में वास करती है। इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत की राजभाषा। भारत की कोई राष्ट्रीय राजभाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिती यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा है। भारत का राष्ट्रीय दिवस 3 है: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मई 1957 से अपनाया गया। चैत्र राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। ये प्रश्न अभी जुलाई में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। आगे देखते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे तक होता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती हैं। आगे देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे, और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। आगे देखते हैं जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला। यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट और सबसे शुद्ध एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस
उससे शुद्ध जो है कम शुद्ध। लिग्नाइट। आगे तेल, ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर राजस्थान, गुजरात व असम के डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जैसे बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। आगे जल विद्युत ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल की गति ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधी जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी। गैस। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है। इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस बनाए जाते हैं। जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी,
झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। आलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है।